बिल्कुल ये आप कह रहे हैं और ऐसा ही खुदा करे कि हो। हालाँकि कम नहीं, आज 40 बम मारे हैं, ऐसी खबर है। कदम जब हमास ने इनकार कर दिया, तो वो एक घबराहट है, एक परेशानी है, वो सब जान रहे हैं। लेकिन मैं एक और अभी एक साहब हैं अरशद अब्बास साहब, मैं फिरोज़ बख्श साहब आपसे गुफ्तगू इस पर करना चाहता हूँ। उन्होंने एक शक ज़ाहिर किया है। और ज़ाहिर है कि करना कोई उसमें गलत नहीं है कि उन्होंने लिखा नहीं, मुझे लगता है ये अमेरिका की कोई साज़िश है। ईरान को सऊदी से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। उसकी वजह ये है कि 18-19 महीने हमने देखे हैं हालात को, लेकिन अमेरिका से कुछ बैद नहीं है, अमेरिका से कुछ बैद नहीं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका अभी फ़िलहाल ऐसी पोज़ीशन में है कि वो कुछ उल्टा-सीधा करेगा? और करेगा तो ईरान कोई ऐसा तो है नहीं कि बच्चा है ईरान। ईरान ने जितनी जंगें लड़ी हैं और जिस तरह के फिरोज़ बख्श साहब, तो वो भी समझता है। और कल जिस तरह से ख़ामनेई साहब ने इस्तकबाल किया और ये कहा कि अब वक़्त आ गया है कि हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहें, हाथ से हाथ मिला कर के आगे बढ़ें, इसकी ये वक़्त की ज़रूरत है। तो कैसे? लेकिन बहरहाल अरशद साहब ने ये सवाल किया है, तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि उसको नज़रअंदाज ना किया जाए। उस पे दोनों लर्नेड आप डिबेटर हैं और थिंकर हैं, तो दोनों इस पर मैं समझता हूँ कि उस पहलू पे बात करें, ताकि क्योंकि इनके जैसे न जाने कितने लोग जो है इस तरह के शक में मुब्तला होंगे, सोच रहे होंगे। मुमताज साहब, अब्बास साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ओनली टाइम विल टेल कि अमेरिका इस मामले में कितना ईमानदार है, क्योंकि अमेरिका तो अपनी खिबासत जहाँ दिखाना चाहता है, दुनिया ने देखा है, हमने अपनी लाइफ में वियतनाम के दौर से देखा है कि अमेरिका जो है मतलब सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे बड़ा धोखेबाज है। ठीक है, इसने बड़े-बड़े धोखे किए। और अब्बास साहब का शक इसलिए भी जायज़ है क्योंकि अमेरिका ने अब ट्रंप के आने के बाद देखिए कितनी बार ट्रंप ने कहा, अरे मैं लड़ाई रुकवाऊँगा, फिर इजाज़त दे दी इसराइल को। इसराइल इजाज़त माँगता है कि जी मैं लड़ाई शुरू कर दूँ। ये सारी चीज़ें, ये सब नूरा कुश्ती इनके बीच में होती रहती है, क्योंकि ये तो दोनों जो है इलेजिटिमेट उसका बच्चा है इसराइल अमेरिका का। माफ़ कीजिए, मैं अपने अल्फाज को वापस ले लूँगा, उसको बुरा लगे, लेकिन हो ऐसे ही रहा है। नहीं, अमेरिका अभी एक हद होती है, कितने तुमने मार लिए यहाँ पे, हैं? 1948 से मारे जा रहे हो, कोई तो अंत होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ये सलमान साहब के जो मैसेंजर गए हैं, ये इसलिए भी गए हैं, आपने कहीं इस बात का एक इशारा दिया था कि अब ये समझते हैं एक तो बड़ा प्रेशर है, इनके ऊपर गद्दारी का टैग लगा हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से ये जंग इसराइल के दहाने पे पहुँच गई, ये जंग अब सऊदी अरब के दहाने पे भी पहुँचने वाली है। अगर वो अपने को सेफ नहीं करेंगे, आज की डेट में ये देखिए कि आप ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है। आप ये देखो, रूस दुनिया की कितनी बड़ी ताकत है, फर्स्ट या सेकंड पावर में आता है, लेकिन 2 ढाई साल हो गए, वो ज़ेलेंस्की को ज़ेर नहीं कर पाया, वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया। इसीलिए ईरान को हज़म करना आसान नहीं है, किसी के लिए भी, ठीक है? अब मेरा ख़्याल ये है, ऐसा सुनने में आया है कि ईरान और सऊदी अरब के जो हेड्स हैं, ये किसी वक़्त अनक़रीब हिंदुस्तान भी आएँगे, क्योंकि हिंदुस्तान को भी मनाना, साथ में रखना और ये कि हिंदुस्तान इसराइल के करीब ना जाए इन हालात में, उसको न्यूट्रल रखना। हिंदुस्तान तकरीबन न्यूट्रल ही है, ठीक है? ऑलमोस्ट। जो गांधी जी की पॉलिसी थी, जो वाजपेयी जी की पॉलिसी थी कि भई फ़लस्तीन का साथ देना है, मोर और लेस ऊँच-नीच होती रहती है। जो आइडियोलॉजी होती है, जो संगठन रूल करता है कंट्री को, वो अपनी आइडियोलॉजी से चलता है, ठीक है ना? खैर, वो एक अलग चीज़ है। अब मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ईरान ने अपनी बात रूस से भी कर ली है, पुतिन से भी कर ली है। ईरान अमेरिका से भी अपने मतलब पेंगे, ईरान तो नहीं, अमेरिका ईरान से अपनी पेंगे बढ़ा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने रूस से भी ये बात कही थी
कि भाई जो तुम्हारे पर पाबंदियां लगाई हैं, तुम जो है यूक्रेन पर हमले बंद कर दो, हम तुम्हारी पाबंदियां खत्म कर देंगे। उसी तरह से अमेरिका ने ईरान को भी कहा है, अरे भाई तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करो, हम तुम्हारी पाबंदियां खत्म कर देंगे। अमेरिका के ऊपर बड़ा जबरदस्त प्रेशर है, ठीक है। अमेरिका ये ऊंट के मुंह में छछूंदर हो जाएगा। अमेरिका ने जरा सा भी टच कर दिया, आप ये देखो। चलो आज उन्होंने हूथियों के 50 अड्डों पे जो है हमले कर दिए, ठीक है, सना को छोड़ के जो उनकी राजधानी है, और बाकी जो भी है, अब वो उनसे हूती भी काबू में नहीं आ रहा है। अब उन्होंने 50 जगह हमले किए हूतियों पे, हूती भी विद इन नेक्स्ट 10-12 डेज वो भी पलटवार करेंगे, क्योंकि उनके लिए पलटवार इसलिए आसान है कि जहां वो हमले करते हैं, जहां से जहाज जाते हैं अमेरिका के या यूरोपियन कंट्रीज के, वो उनकी पहुंच पर है, ठीक है। और लड़ाई जो है मतलब अब चाहे हूती कितनी कमजोर हो, ठीक है, हिजबुल्लाह कितना ही कमजोर हो, हमास कितना ही कमजोर हो, या लोग कह रहे हैं खत्म हो गए ये, लेकिन वॉर में कुछ खत्म नहीं होता। वो तो जब सब कुछ वॉर सीज फायर होता है और जंगबंदी के बाद फिर हाथ मिलाए जाते हैं, तब तक ये जो चीजें हैं ये चलती रहती हैं। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि ईरान से अपने मामलात को हमवार करे, और अगर ईरान ये कहता है कि जी मैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ने वाला, तो अमेरिका के लिए, अमेरिका मेरे ख्याल से इतनी अब आज हिम्मत नहीं है अमेरिका के अंदर। वो तो रोज कहते हैं, पुतिन भी कहते हैं मैं जो है एटम बम छोड़ दूंगा, अमेरिका भी ये कह रहा है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। सही कहा फजील साहब ने, फजील साहब कह रहे हैं कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अगर खुदा न खास्ता मिडल ईस्ट से या यूक्रेन से कुछ इस तरह की बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। और अभी कैप्टन साहब कल जुड़े हुए थे, और इससे पहले भी उन्होंने कहा कि 200-300 साल तक कहीं कोई जो है वो न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करने जा रहा है। और फजील भाई ने भी ये कहा कि अब इसकी कोई ऐसी जरूरत है नहीं, कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, ये सिर्फ जो है दिखाने के लिए है। और मुझे भी लग रहा है कि इसको लेकर के जो बातें हो रही हैं, देखिए फजील भाई ने साफ साफ कहा, और मुझे भी लग रहा है कि देखिए ये सब ड्रामा है अमेरिका का कि आप न्यूक्लियर बंद कर दो। अब ईरान ने तो मना कर दिया, इस पे मैं बात ही नहीं करूंगा कोई कि बंद करो ना करो। अच्छा, फिर बंद भी कर देंगे तो अगर जरूरत होगी तो रातों रात कहां से आ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब चीजें आजकल मार्केट में, जैसा फजील साहब, लेकिन फजील साहब एक बात मैं, एक तो ये कि हमास ने जिस तरह से इनकार किया वो तो अपनी जगह, लेकिन यमन हूती का जो रोल है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज फिर हूती ने, देखिए जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है कि यमन ने आज अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर विंसन पर पहली बार हमला कर दिया। यानी हूती जो है जिस तरह का रोल, और धमकाया भी, उसका भी बड़ा असर रहा कि हम यूएई और सऊदी अरब के जो तेल के अड्डे हैं उनके जो है वो वहां पे हम उसको तबाह कर देंगे, वहां पे हमले हम शुरू कर देंगे, इस तरह की चीजें जो है। तो हूती के बारे में क्या कहेंगे फजील साहब? क्या इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में उसका अहम रोल देखा जाना चाहिए? ये दो कंट्री आपस में बराबर बराबर हैं। ओमान बहुत रिच कह सकते हैं, मतलब मिडिल क्लास से ऊपर थोड़ा लोग वहाँ, अच्छी कंट्री डेवलप की उनका। और उसी के साथ यमन जो है काफी गरीबी की अभी झेल रही है, और 3 शक्तियां यमन में काम करती हैं। स्वाले वहाँ के जो किंग थे, उनके ऊपर करप्शन के बहुत चार्जेस थे अमेरिका के, वो बहुत करीबी थे। इस वक्त जो है वहां पे 3 तरह की ताकतें आपस में क्लैश करती हैं, और एक तरह से गृह युद्ध जैसी स्थिति रहती है। बहुत थोड़े से एरिया पर हूती का अपना कब्जा है, जिसमें सना राजधानी भी है। अब अमेरिका को ये उम्मीद है, कोशिश कर रहा है अमेरिका, कि हूती को यमन के अंदर से घेरा जाए, यानी अंदर ही अंदर, जिस तरह से उन्होंने गद्दाफी साहब को घेरा था, उस तरह की कोशिश। ये 80,000 अभी सेना को भर्ती करने की बात, कई तरह की चीजें चल रही हैं। यमन को, हूती को खास करके यमन के अंदर घेरने की कोशिश अमेरिका अभी भी कर रहा है।
अब कितना कामयाब हो पाते हैं नहीं हो पाते वो वक्त की बात है। लेकिन अमेरिका अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, जिस तरह से उसने सीरिया के अंदर बशर अल असद को हटाया, उसी तरह से उनकी उम्मीद है कि शायद वो यमन में हूती को जो है कंट्रोल कर लेंगे उनके दूसरे ग्रुप्स के साथ। लेकिन चूंकि वहां उसके ऊपर हाथ ईरान का है, रूस का है, चाइना का है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो लाल सागर के किनारे है वो पूरा एरिया हूती के अपने कब्जे में, इसलिए उसको लाल सागर में कोई भी कार्रवाई करने के लिए बहुत अच्छा रास्ता मिल जाता है। और जब तक लाल सागर पे हूती का कब्जा है, कोई दूसरा उस पर कब्जा कर भी नहीं सकता। और बिना लाल सागर के अमेरिका, इजराइल, पूरी आधी दुनिया जो है वो उनकी मतलब पूरा बेकार है उनका। और अफ्रीका होकर के तेल जो है अरब से, जो अफ्रीका होकर के और तमाम बहुत दूर से रास्ते से घूम के जाना पड़ता है। तो अभी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हूती की, वो उनको कोई भी दबा नहीं सकता, और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के तमाम हथियार मिलते जा रहे हैं। और अभी हूती को जो अमेरिका, ये जो अंदर से है कि उनको 80,000 और सेना भर के हूती कंट्रोल कर ले वो, लेकिन अगर इन केस अमेरिका कुछ ऐसा करता है अंदरूनी, तो हूती जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन चूंकि उसकी मिसाइल पावर इतनी तगड़ी है, 2000 किलोमीटर तक सटीक निशाना ले लेना, ये कोई आम बात नहीं है, बड़ी बड़ी कंट्री नहीं कर पा रही है। बगल में लाल सागर का अमेरिका का बेड़ा एक तो डूब गया, वो कहां डूबा है अमेरिका बता ही नहीं रहा उसको, अब दूसरा बेड़ा आया है, उस पर भी मिसाइल अटैक हो रहा है। तो जो मिसाइल अटैक हो रहा है अमेरिका का, इसी तरह से बेड़ा अगर डूबता रहा तो उनका बेड़ा गर्क होने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ये तो जान लीजिए। और अरब का मसला है कि मैंने पहले भी कई बार कहा कि अरब अगर इसलिए परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई अरब की जमीन पर शुरू हो जाए, क्योंकि अमेरिका जाके क्यों लड़ना, अमेरिका को अरब में ला के लड़ना। अगर हमको अमेरिका से लड़ना है तो अमेरिका जाके क्यों लड़ना, उसको अरब में बुलाइए। अरब पर जब 2 मिसाइल जद्दा पे गिरी हूती की, ये सारी बातचीत जो है आपकी इसी तरह की बातों से शुरू हुई है। ये जो आपने एक हफ्ता पहले बात कही ना कि लड़ाई जो है अरब के उस पे होगी, और उसके बाद हूती ने कहा भी कि हम जो है सऊदी अरब और यूएई को पहले निशाना बनाएंगे। तो ये जो आप बात करते हैं ना, ये उसके बाद ही ये सारी हलचल शुरू हुई है। जी फदिल भाई। जी। तो हमसे तो एक मेरे दोस्त कल फोन किए, कह रहे हैं ऐसा करोगे तो मोसाद पीछे लग जाएगा। मैंने कहा कि वो क्या नहीं लगा होगा क्या, आपको क्या लगता है सब पर नजर होती है। तो ये जो अरब का मसला है, अरब को ये सबसे बड़ा डर है कि इधर कुआं उधर खाई, अगर ये जंग हुई तो इसका सबसे बड़ा निशाना अरब बनेगा, और ये जमीन अरब की इस्तेमाल होगी। अमेरिका भी करेगा, हूती भी करेगा और ईरान भी करेगा। फिर हूती और ईरान को दुनिया को कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि वो तो बेस दे दिया ना अमेरिका को। और अमेरिका से जब लड़ना है तो भाई अरब को मारेंगे तो अमेरिका आएगा तो लड़ाई आगे बढ़ेगी, नहीं आएगा तो नहीं बढ़ेगी, बात खत्म हो जाएगी। ये स्ट्रेटजी बहुत, खamenei साहब इतने सीनियर लीडर हैं, मुझे लगता है दुनिया में सबसे बुजुर्ग वही हैं, और ये बाकी सब लोग तो उनके सामने बच्चे हैं। जिस तरह से इराक और ईरान का, जब देखिए ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी स्ट्रांग है, 3 तरफ से तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, एक तरफ से पानी है। इराक में जब सद्दाम हुसैन साहब ने लड़ाई शुरू की थी, उनका 10 किलोमीटर भी वो नहीं उसको कवर पहुंच ही नहीं पा रहे थे ईरान के अंदर तक, इतनी ध्रुव पहाड़ियां, जैसे हमारे यहाँ हिमालय, इससे भी ध्रुव पहाड़ियां वहां हैं, और डेजर्ट है, पानी है। ये सब इनकी कुदरती इंतजाम अल्लाह ने उनको कर रखा है, और इसकी वजह से जो 100 एयरक्राफ्ट इजराइल का गया था, वो एम ही नहीं ले पा रहा था कि हम, क्योंकि अंदर घुसता तो मारा जाता, वो तो बाहर से एम जब लेता था तो बीच में पहाड़ आ जाता था। अब बम गिरे पहाड़ पर तो कुछ तो अमेरिका, ईरान का कुछ नुकसान होता नहीं, और जब इधर से धमकी मिली कि बस अब और 1 किलोमीटर भी आगे बढ़े तो हम उड़ा देंगे। अच्छा, पहाड़ों के अंदर से कंक्रीट करके तोपों को रख दिया जाए, समझ रहे आप कि बॉर्डर पे ईरान ने कंक्रीट करके तोप को पूरा जमा दिया है, उसको कहीं ले जाना ले आना नहीं है, वो जैसे ही सीमा में घुसेंगे उनको उड़ा देंगे वो लोग। ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और नीचे आप कितना भी रडार से, सैटेलाइट से या किसी भी चीज से आप देखिएगा तो पहाड़ों के अंदर की तोप दिखती नहीं है। कोई भी मिसाइल लॉन्चर हो या तोप हो या कुछ भी हो, वो दिखता नहीं है, इतना घने जंगल के बीच से
आप मार देते हैं। तो ये सब बहुत पॉजिटिव उनकी लोकेशन है ईरान की, जिसकी वजह से आज तक अमेरिका अब तो बहुत मजबूत है, जब बहुत कमजोर था तब हिम्मत नहीं कर पाया। ये सब फजील साहब, और एक चीज मैं माफी चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए, पहाड़ों के बीच का तो आपने बता दी बात, जो जो विजिबल नहीं है, लेकिन जो चीज विजिबल है उसका भी मैं जिक्र कर दूं। ये जो इनका इस्कंदर मिसाइल है ना, इसको कौन इस्तेमाल कर रहा है? इसको रूस इस्तेमाल कर रहा है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि रूस जैसी पावर या अमेरिका या जैसे बरतानिया जैसी पावर किसी मुस्लिम कंट्री का मिसाइल इस्तेमाल करेंगे? वो इतना इतना जबरदस्त वो है उनका ड्रोन, कि मतलब तुर्की ने भी उसको इस्तेमाल किया, ठीक है, आजरबाईजान में जो जंग हुई थी उसमें भी इस्तेमाल हुआ था। तो ईरान को हल्के, अच्छा आपने सही कहा, क्या पता किसी को कि ईरान कहाँ तक पहुंच गया। तुम तो कह रहे हो मत बनाओ मत बनाओ, शायद ये है कि अपने मतलब अपनी झेप पिटाने के लिए अमेरिका करता है, कुछ नहीं पता कि ये बात कहाँ तक पहुंच चुकी है। अनम्यूट कर चुका लेते है, हैं। कोई ऐसी चीज उसमें नहीं है जो ना बना पाए। और ये तो अमेरिका अपने अवाम को बताने के लिए ये सब क्लॉज लगा रहा है कि हम भाई हम समझौता किए थे, किस टर्म्स कंडीशन पे किए। ये अपनी छवि को ठीक करने के लिए अवाम में, कि हम जाने के बाद अवाम कहीं ये ना कहे कि तुम तो झुक के समझौता कर लिए, ईरान से डर गए, हुती से डर गए। ये बात को खत्म करने के लिए अमेरिका एक पॉइंट दे रहा है, एक क्लॉज दे रहा है कि भाई इस क्लॉज पे मान जाओ, ताकि हम भी अपनी आवाम को समझाने में कामयाब हो जाए। कोई एक क्लॉज तो अगर मान लीजिए 4 शर्त आपकी माने तो 2 तो आपको भी मानना पड़ेगा ना शर्त। तो ये एक क्लॉज लगा करके अमेरिका, और देखिए लास्ट में बात इस पे बन जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी, बन जाएगी बात। तो वो अभी इसीलिए जो है ये सब चीजें अभी चल रही हैं धीरे धीरे। ना तो ईरान को भी तो नहीं झुकना है। और एक वक्त 300 साल नहीं मुमताज भाई, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि सारे लोग अपना परमाणु बम खोल करके डिसमेंटल करके और समुद्र में डुबा देंगे उसको। ये भी एक वक्त आएगा, आप देख लीजिएगा दुनिया के अंदर। नहीं तो परमाणु की धमकी, जब सबके पास परमाणु बम हो जाएगा तब धमकाएगा कौन किसको? और ईरान तो इतना बना चुका होगा कि पता नहीं बेच भी दे 2-4 लोगों को कि भैया नहीं हो तो हमसे ले लो। और कोई नहीं बेचेगा तो किंग जॉन तो है ही है। वो तो किंग जॉन कहते हैं कि अमेरिका से आप लोग मत बात करो, हमको बात करने दो, हम तो बस एक ही मारेगा उस पर। वो बड़ा स्पष्ट, अच्छा लगता है उनके मुंह से सुनने में भी, बहुत बढ़िया बोलते हैं। किम जोंग जो है ना, किम जोंग ऐसा है, किसी टीम का ऐसे 12वां खिलाड़ी होता है ना, एंड टाइम पे उसको लेके आते हैं, वो किसी भी टाइम कूद जाएगा, वो ऐसा ही है उसका माइंड। नहीं, अमेरिका अगर किसी से दुनिया में डरता है तो किम जॉन से डरता है। ये तो जान ली, चाहे कोई राष्ट्राध्यक्ष रहे, राष्ट्रपति कोई रहे, अमेरिका किसी से डरता है तो उसी से डरता है।